जी अदीक साहब, अपना नफीस क्या हाल है? अभी तुम्हारा खैरियत से हो? जी सर। ये है जूम वाले हमारा जल्दी अकाउंट बंद करने वाले हैं। उन्होंने कहना एक मिनट होल्ड करना, कहना यार इन्होंने दुआ निकाल दिया कर बोल बोल के। जी साले को भाई सॉरी सॉरी, आपका फोन आ रहा था। मैं वेबिनार से निकलूं तो किसी का फोन सुन रहा। मेरा तो मसला ये हो गया अब। एक वेबिनार, दूसरी वेबिनार, दूसरी तीसरी वेबिनार। चलिए आप बात करें। आप बोले, आप प्लीज आप बोले। सर आप मुझे होस्ट कर दें ताकि मैं पैनलिस्ट को ऐड कर दूं। एक ठीक हो गया इंशाल्लाह। आप फिक्र न करें, बस आप काइंडली जरा मुझे अभी बिल्कुल बिल्कुल आप काइंडली हाँ पोस्टर बनवा लें और आप फिक्र न करें इंशाल्लाह, आप फिक्र न करें इंशाल्लाह। आप इसको कल बड़ा अच्छा होगा आपका, और ये जो आपके छोटे बोड़े जो मसले थे इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह वेबिनार के अंदर ऐसा करें, सुबह डिस्कस कर लें। चले कोई बात नहीं, वो ऐसी होता है। देखिए आप परेशान हो रही थी हाँ हाँ, एक बात आप ऐसा करना ना, जब थोड़ी कल सुबह जरा मेरे से बात करें ना, मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस राबिया, आज का जो हमारा इवेंट है इसमें जस्ट जो पैनलिस्ट के नेम है उनको ऐड करना है, या जो प्रीवियस पैनलिस्ट में हमारे स्पीकर्स आए हैं उनको भी इसमें ऐड कर दूं मैं? मेरा ख्याल है नफीस ऐसे करो, जितने प्रीवियस आए थे उनको भी ऐड कर दो, क्योंकि आज जिन्होंने वो क्लोजिंग सेरेमनी भी करनी है ना, मेरा ख्याल है। जी श्योर। आप बताएं, अपना जरा माइक अनम्यूट कर लें रवि, आप जरा रवि अपना माइक अनम्यूट कर लें जरा आप ना। रवि आप माइक अनम्यूट, हाँ आप ठीक, आप बोलें, आप बोलें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, हम एक कह रहे थे कि जितने पैनलिस्ट ने आज तक ज्वाइन किया उन सबको ले लेते हैं। उसको फायदा ही होगा कि वो आपकी क्लोजिंग भी हो जाएगी ना बेसिकली, ठीक है ना। नफीस रबिया से चैटिंग पे ले लें, और जितने भी आपने वो किए हैं पैनलिस्ट उन सबको ले लें, ठीक है। मैं एक मिनट सबको ज्वाइन करवा दूं क्योंकि सब पूछ रहे थे ना, तो मैं एक मिनट। जी आप करा लें, आप करा लें, कोई जल्दी नहीं है। चमेश साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है जी? चमेश साहब आवाज आ रही है आपको? आप जरा माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूटेड है। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप खैरियत से? अच्छा जी, बात यह है कि आजकल तमाशा ये लगा हुआ है कि ये सुबह से मेरी 5वीं वेबिनार है। ठीक। तो अभी अपनी टीम से कह रहा था कि जिस जूम की कंपनी ने हमें अकाउंट दिया हुआ है ना, वो अब हमारे पे केस करने वाली है मेरा। ये तो जांच छोड़ते ही नहीं है, तो जांच छोड़ते ही नहीं है। आप यकीन करें, एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। अभी शाम 3 दफा हुआ। मेरी बलोचिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक वेबिनार थी, उनके सीनियर लोग थे कि वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। उससे आखिरी लिमिट के अंदर फिर दूसरी वेबिनार थी, और वहाँ रिक्वेस्ट की, वो क्लाइमेट चेंज पे थी, SD 13 के ऊपर, फ्राइडे के ऊपर। अभी 1-2 मिनट निकला कि अभी तीसरी में अब इसमें आया हूँ, 2 सुबह थी। अच्छा, इससे ये हुआ है कि जो मैं देख रहा हूँ कोविड-19 के अंदर डिफरेंट लोगों के वो हैं, रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ लोग बिल्कुल स्टेट ऑफ शॉक में चले गए हैं, क्योंकि 2-3 मौत की खबरें जरूर आ रही हैं अपने जानने वालों। तो अभी तो मतलब पहले दोस्तों की आती थी, अब एक्सटेंडेड फैमिली में शुरू हो गई हैं खबरें आना। आज मुझे 2 न्यूज़ मिली हैं, मतलब मैं वेबिनार में होता हूँ, मेरी बेगम मुझे SMS मैसेज करती हैं कि जी ये फलां की डेथ हो गई है। फिर उधर यहाँ से फारिग होकर उधर बात करनी पड़ती है। जाना हो नहीं सकता टेक्निकली, जाना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। तो उनके लिए ये मसला, हमारे ही मसला। तो इसका मैं ये देख रहा हूँ कि 2 तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसको ना। एक तो पैनिकी हो गए हैं और परेशान है, क्या करें, जाहिर है वो अपना माइंड सेट है। एक तो हमारी तरह के लोग हैं जिनको ये परवाह नहीं है कि बाहर घर के बाहर क्या हो रहा है। सुबह शुरू होते हैं काम पे लग जाते नहीं। सर बात ये ना, चॉइस नहीं है ना, क्या करें मुझे पता है ना। या तो कोई मैं अपने एक बात है कि मैं कम से कम लोगों से मिलूं बाहर जाके, और कम से कम जहाँ पे जाने के बाद गुजारा ना वहाँ जरूर चला जाऊँ, लेकिन मिनिमम मेरा ख्याल है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है, समझ में आती है। लेकिन अब घर में रह के एक हल तो ये है कि आप खुद TV देखते रहें और देखते रहें अभी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, परेशान होते रहें, या पॉजिटिव बातें करें।
अभी मैं कल एक देखा था टीवी पे कि वो डॉक्टर्स जो थे इटली में खास तौर पे, उन्होंने बकायदा एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सब कुछ ठीक करके उन्होंने बकायदा वो वेव करते हुए निकले अपने। तो जो कहने का मकसद है वो ये है कि अल्लाह करे हमारे भी दिन आए कि हमारे पिम्स के और जहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो हमें सबको मैसेज दें कि ये अब खत्म हो गया, ये तो पॉजिटिविटी की बात करनी चाहिए और क्या है हमारे पास। तो बाकी टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं बस, और क्या है। और आप सुनिए कि आप क्या क्या हो रहा है आजकल? मेरा जी बस यही वेबिनार चलते हैं और प्लस मैं अपने थीसिस पे काम कर रहा हूँ पीएचडी के। आपका थीसिस का टॉपिक क्या आपका? मेरा इज डायनेमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ऑफ सीपैक। ओके, डायनेमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ऑफ सीपैक। सीपैक इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये फरमाइए कि सीपैक का करंट स्टेटस क्या है कि कोविड ने इफेक्ट तो नहीं किया उसे कोई? कोविड से देखें टेम्परेरीली तो प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ मैन पावर, वो जो मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्ट हुई है, बट अदरवाइज इट इज प्रोग्रेसिंग वेल। अभी लेटली जो एक्टेक ने अप्रूव किया है ML1, दैट्स अ माइलस्टोन प्रोजेक्ट और ठीक है अभी तक, अदरवाइज कोई इतना बड़ा हिकअप नहीं है। तो वो जो हमारा वन बेल्ट वर्ल्ड रोड का था उसकी तो अगर कोविड से पहले चाइना गया था कॉन्फ्रेंस में तो हमें ले गए थे बेल्ट वन रोड के पॉइंट पे, तो कोई 64 कंट्री के साथ उन्होंने लिंक कर दिया उसको सबको। तो एक पार्ट था जो मुझे बात समझ में आई है। तो उनके बाकी भी इफेक्ट हुए हैं पॉइंट्स या सिर्फ यही इफेक्ट हुआ थोड़ा बहुत? नहीं देखे ना, अभी तो दिस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ये जो सीपैक है सबसे पहले काम ही इसी पे शुरू हुआ है। बाकी तो अभी तक एक इन्होंने 2017 में एक ट्रेन चलाई थी जनवरी में, ऑल द वे फ्रॉम उरुमची टू लंदन। इट टुक ऑलमोस्ट 17 डेज। अदरवाइज उन रूट्स के ऊपर अभी उस तरीके से काम नहीं शुरू हुआ जिस तरीके से सीपैक के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। ठीक, बिल्कुल ठीक। रबिया, आपके पैनलिस्ट क्या सूरत हाल है? काशिफ नदीम साहब आगे इनको पैनल में ले लें। ठीक है, ठीक है। यूशुअली ले अच्छा को पैनल में ना। जी श्योर सर। रबिया, मैं शुरू कर देते हैं, फिर लोग ज्वाइन कर लेंगे बीच में, ठीक है? रबिया को आवाज आ रही है मेरी? जी सर मुझे आ रही है, हम शुरू कर देते हैं सर। हाँ बिस्मिल्लाह कर दें, बस मुझे ले लें। जी सर। जी प्लीज। जी सर स्टार्ट कर दें। ये अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना साहब ने? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन सर। जी सर रिकॉर्डिंग। इसको लाइव भी कर दें, राइट? श्योर। मेरा ख्याल है उर्दू में बोले रहते हैं क्योंकि
2 वेबिनारों में इंग्लिश बोल बोल के वैसे इंग्लिश खराब हो गई है मेरा ख्याल है। अभी मैं अभी 3rd वेबिनार है ये मेरी अभी शाम की, तो 2 में अंग्रेजी बोलनी पड़ी फॉरनर्स से, मैं कहा चलो अभी को फॉरनर उर्दू बोल लेते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि जिन्होंने इसमें शिरकत की हमारी वेबिनार में। इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको। ये प्रोली रबिया का इनिशिएटिव था, इनका ये ख्याल था कि हमें एआई के ऊपर एक वीक बनाना चाहिए पूरा, और हर दिन कोई एक नया डिस्कस करें टॉपिक। तो शी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। इनके जितने भी 4 इनकी वेबिनार्स गुजरी हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, और पैनलिस्टों ने बहुत ज़बरदस्त बात की एआई के हवाले से। और मैं समझता हूँ एआई एक नया सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, और इसकी वो एपिटाइट बिल्ड हो रही है अभी आस्ता आस्ता। कुछ लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, और इत्तेफाक से हमारी ट्रेडिशन जब बात समझ नहीं आता तो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, लोगों को बताना, क्योंकि मैं 2-3 वेबिनार के अंदर, एक तो होता है ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ये बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा वैल्यूएबल है कि जी इसकी एथिक्स होनी चाहिए। कोई वाकई अगर हर चीज़ एआई के थ्रू पर चल जाएगी हर एक को, तो कैसे होगा ये काम? बंदे की प्राइवेसी होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि भाई क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म की चीज़ होना नहीं चाहिए। तो उन सब के लिए मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी का आना ना आना हमारे इख्तियार में होता तो शायद, अभी मैं इससे पिछले वेबिनार में एक साहब ने दिखाया कि अलेक्जेंडर जो था वो कैसे जब आया था तो वो किस तरह अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता था, चीज़ों को 320 BC के अंदर। तो अगर 320 BC के अंदर यूनान के अंदर इल्म था कि लोगों को अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, मैं समझता हूँ तो आज तो हम बहुत आगे जा चुके हैं सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत राइट नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है खुद कोई चीज़ नहीं है, और टेक्नोलॉजी है, मशीन राइटिंग कोड फ्रॉम मशीन। बहुत पहले किसी ने कहा था कैन मशीन थिंक्स, ये 50 साल पुरानी बात है। तो फिर वो बात शुरू हुई कि क्या मशीन सोच सकती है? फिर जाहिर है कि अब ये आ गया, यस मशीन कैन नॉट ओनली थिंक, मशीन कैन लर्न आल्सो। लेकिन जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है दैट इज बेस्ड ऑन द डाटा। तो अगर डाटा हमारा बाइस्ड होगा, हम उसको फीड कर देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर डाटा बाइस्ड होगा तो उसकी थिंकिंग भी बाइस्ड हो जाएगी, मैं समझता हूँ। अब ये देखना है, और जैसा मैं ये सोच रहा था, इस पर थोड़ी सी आप बात करें। देखना ये है कि जो ऑथर्स ऑफ एआई हैं वो बेसिकली उनके अपने बाइसेस भी हैं। बल्कि काशिफ मैं चाहूँगा इसको हाईलाइट करें इस बात को, उनके अपने बाइसेस भी हैं, और वो बाइसेस बड़े डेंजरस भी होते हैं। बाज़ दफ़ा वो रिलीजियस बाइसेस होते हैं, वो एथिकल बाइसेस होते हैं, वो कल्चरल बाइसेस होते हैं। तो ये जो मशीनों को लर्न कराया जाए, अगर वो क्या क्या मेयार हो, इस पे मैं सोचूंगा एक अलग टॉक होनी चाहिए। क्या मेयार हो कि जो मशीन लर्निंग है या डीप मशीन लर्निंग है जिसके ऊपर डाटा एनालिटिक्स काम करेंगे, और वो मशीनें हमें बताएंगी हमें क्या करना है। कहते हैं आज से 5 साल के बाद अमेरिका में गाड़ी चलाना जुर्म होगा, यू कांट ड्राइव ए व्हीकल, हर गाड़ी चल रही। और इस तरह की 50 इनोवेशन की हमने बात की है इसके अंदर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है स्पेशली वो है, ब्रीफली हम करेंगे कैरियर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर मैं चाहूँगा काशिफ साहब आप हैं या अजहर साहब, जिस तरह भी आप उस पर बोलना चाहेंगे कि वो क्या कैरियर्स हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि ये जो वेबिनार्स हम इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि हम ये यूनिवर्सिटीज़ में चलाएंगे। क्योंकि मैं आज शाम को किसी वेबिनार में कह रहा था कि जिस तरह वेबिनार में लोग आके अपना इल्म दे रहे हैं, इसके अंदर ज़ाहिर है एक एनवायरनमेंट है, उसका हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये वेबिनार यूनिवर्सिटियों में बच्चों को देखनी चाहिए। अगर कोई एआई का स्टूडेंट है वो बड़ा इंटरेस्टेड होगा कि जी मेरा कैरियर क्या होगा आगे जी एआई के अंदर। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो फ्यूचर कैरियर बिल्ड होंगे उसकी बुनियाद टेक्नोलॉजी होगी, और वो भी स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। एक ज़माना था जो सिर्फ हम कहते थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। यस, वो ज़माना अभी भी है, लेकिन उसका काम बहुत अब ले लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब आप जो, मैं बहुत पुराना प्रोग्रामर हूँ, तो उस ज़माने में हमें कई दिन लग जाते थे फोटोन में प्रोग्राम लिखने के लिए। आज वही काम 2 मिनट में मशीन कर देती है, क्योंकि वो बैक एंड कोडिंग सारी कर देती है, हमें फ्रंट में काम करना पड़ता है। तो अब इसको रिनोवेट करना है। तो ये बड़े बड़े नए कैरियर जन्म लेंगे। वो एक आर्गूमेंट ये था पिछले किसी वेबिनार में कि ये जब सब काम मशीनें की तो इंसान क्या करेगा। तो मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि इंसान, वो कहाँ गए कोडक वाले कैमरे जिसकी 3.5 रुपये रील आती थी और वो फोटो लेता था, और फिर वो जाके हम हफ्ते बाद अपने फोटोग्राफर्स लेते थे कि यार रील प्रिंट कर दो, कहाँ गए, खत्म हो गए। इसका मतलब है कि हमें अब हर एक आदमी कैमरा है, मैं समझता हूँ। तो हमें अपने आप को समझाना है कि चेंज जो है हमारे पास नहीं है। देयर इज ओनली वन थिंग परमानेंट इन द नेचर एंड दैट इज चेंज। चेंज हैज टू कम।
इससे लड़ना नहीं चाहिए, समझना जरूर चाहिए, चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। एआई अब नए नए कैरियर्स ला रही है, जो मुझे बात समझ में आई है। एआई फॉर हेल्थ में उसके अपने कैरियर्स होंगे, एआई फॉर गुड गवर्नेंस में उसके अपने कैरियर्स होंगे, एआई फॉर एजुकेशन में उसके अपने कैरियर, हर डोमेन में एआई के उसके अपने कैरियर्स होंगे। अब जरूरत किस बात की है कि उस डोमेन के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे, वो नीड बताएं अपनी, और जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो उनके साथ बैठे, और फिर वो जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं कैरियर्स के, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा गिटहब पे बच्चों को ट्रेन किया जाए और यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया जाए। होता ये है कि जब हम बात उनसे काम लेना चाहते हैं तो मुझे कहते हैं भी आपको गिटहब आता है, कहते हैं हमें तो नहीं आता। अब ये वो काम है जिसको यूनिवर्सिटी क्या, भाई तुमने वो काम करना है तो अपना FYP गिटहब पे करो। मैं समझता हूँ जिन लोगों की नई बात है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं, उसका सुपरवाइजर उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर भी कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियों को भी अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, और जब वो चीज़ों को बच्चे निकलें डिग्रियाँ लेके तो उनके एक हाथ में, जो मैं कहता हूँ स्किल होनी चाहिए, एक हाथ में उनकी डिग्री होनी चाहिए। अभी कुछ 3 दिन पहले हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी वेबिनार की है, उसमें उनके प्रेसिडेंट भी थे, उनके रेक्टर्स, वाइस चांसलर सब थे। वहाँ हमने अपना जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी प्लस वो पिच किया है, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू ऑल दीज थिंग्स। So with all these remarks, I'll finish it here, and over to Rabia to take her panelist. Then we can in the end. अच्छा भाई, आज रबिया का बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। ये कहती हैं कि मैंने 5 ये किए हैं वेबिनार्स, तो मैं आखिर में 10 मिनट में सेलिब्रेट करूंगी अपने 5 इवेंट्स को। अब ये कैसे सेलिब्रेट करती हैं, डिजिटली क्या करती हैं, मुझे नहीं पता, ये रबिया को पता है। ओवर टू यू रबिया, प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Today is our last day, and the topic of today is careers in AI. हमने ये वीक 5 दिनों का प्लान किया था, और आज हमारे वीक का एंड हो चुका है। डिफरेंट डेज पे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस हुए। जो मेन पर्पस इस पूरे वीक को करने का था कि जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स एआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने कैरियर्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, उनको बताया जाए कि आप किन किन तरह से अपने कैरियर्स में कौन कौन से एआई के एप्लीकेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी डोमेन्स में जा सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेके हमने डिफरेंट डेज को प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और होपफुली जितने भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से हमें ज्वाइन किया होगा, उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। जितने भी स्पीकर्स हैं उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट परफॉर्म किया। उन्होंने काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड की सबको। और बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है हमारे यूनिवर्सिटी प्लस इनिशिएटिव का, एआई सेंटर एंड यूनिवर्सिटी प्लस। यूनिवर्सिटी प्लस क्या है? यूनिवर्सिटी प्लस के फीचर्स ये हैं कि वो आप स्टूडेंट्स को उनके एफआईपी करने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? हम उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको उनके रेलिवेंट पर्सन से उनको कनेक्ट करवाते हैं। तो जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स एआई में अपने प्रोजेक्ट्स करने चाहते हैं, वो एआई में एज एम्बेसडर एआई सेंटर के साथ अपना ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टरशिप ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो हम नेक्स्ट फिर अपनी जो भी एआई सेंटर वेबिनार्स करवाएगा और जो भी ट्रेनिंग्स करवाएगा, वो आप जितने भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे उस बेसिस पे आपको फ्री टिकट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ जाती हूँ। टुडे द टॉपिक ऑफ टुडे इज कैरियर्स इन एआई, और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फर्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर काशिफ रहीम। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हमारे साहब रबिया और टीम के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने ये जो वीकली सेशन है एक प्लान किए। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में जो बच्चे हैं हमारे, उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको मेंटरशिप मिले प्रॉपर, ताकि वो अच्छा रोल प्ले कर सकें, आने वाले वक्त में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि फ्यूचर अभी जो डिजिटल एरा जो है बेसिकली वो हमें यही एक्सप्रेस कर रही है कि यही बता रही है कि इस वक्त में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको अडॉप्ट करना ही हमारी सक्सेस है। और जो हमारी टीम है, और डेफिनेटली अम्मार साहब और जितने भी दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, जो पूरा वीक एआई का सेलिब्रेट किया, या बाकी ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ कुछ एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हमारी चल रही हैं आईओटी में, सीएसपी में और बहुत सारे ग्रुप्स में।
तो उनका बेसिकली मकसद भी यही है कि मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों से रोशनास करवाया जाए, लोगों की एंगेजमेंट हो इन चीज़ों के साथ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो कंट्रीब्यूट करें। सो थैंक यू अगेन। मेरा नाम काशिफ रहीम है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो फील्ड ऑटोमेशन से बिज़नेस ऑटोमेशन की तरफ है। मैंने करीबन मोर देन 20 इयर्स जो है ऑयल एंड गैस में और डिफरेंट केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड सेक्टर में सर्व किए। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैंने अंडरस्टैंड की कि बाहर की जो दुनिया है, अगर उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो हमसे कम से कम 10 से 15 साल आगे हैं। जिन टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो लोग ये अडॉप्ट कर चुके हैं और इसको बहुत हद तक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और वो इसके फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ये है कि पिछले तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 8-10 साल से डेफिनेटली अम्मार साहब ने बहुत मेहनत की, मैं अप्रिशिएट करूँगा और टीम पूरी CIT को अप्रिशिएट करूँगा जो मेजर इनिशिएटिव लिए हैं इस सिस्टम को बिल्ड करने में, लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में। तो आज ये वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शनरी और फील्ड के हवाला से बात। अब मैं चाहूँगा कि अगर मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग दें रबिया, तो मैं थोड़ा डिटेल थोड़ा सा दे सकूं। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर। प्लीज सर, ट्राई नाउ सर, यू हैव द एक्सेस। अच्छा, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि हमने AI को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है या कहाँ इसका फ्यूचर है, तो कैरियर के हवाला से तो डेफिनेटली एक डोमिनेटिंग रोल देख रहा हूँ मैं आने वाले वक्त में कि हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हर मार्केट की रिक्वायरमेंट है, SMEs की रिक्वायरमेंट है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि उन चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो उसको अडॉप्ट करने में जो चीज़ें मैं समझता हूँ जो कैरियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो ये हैं कि उसकी थीम को समझा जाए कि वो किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर के लिए कैसे वो एप्लीकेबल है। सो मेरा जो आज टॉपिक जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ कैरियर को मैं कोरिलेट करना चाहूँगा इंडस्ट्री और ई-कॉमर्स के साथ। तो कैरियर AI के हवाले से बात हुई हमारी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त रिक्वायरमेंट है, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जब हम डाटा एनालिसिस में लेके जाते हैं तो उस पर हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के कह लें कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं, स्टैटिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं, इनेबल करते हैं, ट्रेंड्स लाते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं और एक डाटाबेस जब बनता है तो उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या हम उस टिपिकल एनालिसिस से हम फाइंडिंग क्या लेना चाहते हैं। तो डाटा माइनिंग में या डाटा एनालिसिस में जिस वक्त में हम लोग डाटा की इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाते हैं तो डाटा गैदरिंग और उसके साथ साथ उस डाटा की इवैल्यूएशन कि क्या वो डाटा जो है वो ऐसा है कि जिस पे अपने क्रिटिक्स अप्लाई किए जा सकें, उसके एनालिसिस किए जा सकें। तो पहले डाटा की इंफॉर्मेशन जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी को भी जो भी अपने कैरियर को डेवलप करना चाहता है AI के अंदर और वो चाहता है कि कुछ सिस्टम पे बैठ करके कुछ चीज़ें ऐसी बना सके जिससे आने वाले वक्त में उसको फ़ायदा हो या उस सोसाइटी को फ़ायदा हो, तो उसके लिए पहले डाटा की अवेलेबिलिटी और उसकी क्वालिटी के एनालिसिस ज़रूरी है। तो डाटा की एनालिसिस जो है उसको सबसे पहले मैं कोरिलेट करूँगा ISO 800 के साथ। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर डाटा क्वालिटी और डाटा क्वालिटी एंटरप्राइज मास्टर डाटा। अच्छा, इसमें जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जब भी कोई हम काम करते हैं, लाइक मैंने इसमें 4 जो है ना कह लें कि मेन बुलेट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, इसके अंदर 4 जो है ना डिपार्टमेंट्स की बेसिकली मूवमेंट है। जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली जब हमारे पास किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसकी बेसिस डेवलप की जाती हैं कि हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कहाँ से है, उसके एनालिसिस, उसकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डाटा हमारे पास
एज पर क्वालिटी, एज पर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे उसके अंदर अभाव होगा, अंदर क्वालिटी में डाउट होगा, उसके सोर्सेज में डाउट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन में डाउट होगा, तो वो जो हम उससे अचीव करना जा उस डाटा से वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें यह है कि डाटा की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो मेथड अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग कॉस्ट कंट्रोल के, उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अभी जो पहले तो ये होता था कि हमारे पास एक फिगर आई कि फला प्रोडक्शन चाहिए, फला बायर ने रिक्वेस्ट की है हमें ये चीज़ तैयार कर दें। अब ऐसा नहीं होता। आईओटी ने हमारी ज़िंदगी को एक नई जहत बख्शी कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक शहर में, लाइक रावलपिंडी में 6, या रावलपिंडी कह लें या कह लें पूरे पंजाब में 6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब उनकी जो शेल्फ मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, वो शेल्फ मेंटेन कर रहे हैं लेकर के जो शेल्फ वेयर हाउस में मौजूद है फिनिश गुड्स की, और वो शेल्फ जो फील्ड में मौजूद है उसका तमाम का तमाम डाटा हमारे पास सिस्टम में आ रहा है। तो अब जिस वक्त में प्रोडक्शन हुई, मटेरियल चला गया और वहाँ से हम लोगों ने जब फीडबैक लेनी है फील्ड से, वो हमारा डाटाबेस हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो ईआरपी की सूरत में हो सकता है, एससीपी की सूरत में सैप डाटाबेस हो सकता है मटेरियल मैनेजमेंट में। तो अगर 10 प्रोडक्ट डिफरेंट हमारे सेक्शन से सेल हुई तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मौजूद है, वो हमारा क्वालिटी डाटाबेस है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भी मौजूद है। तो रेडी टू स्टॉक मटेरियल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, नॉन स्टॉक इंफॉर्मेशन नॉन स्टॉक मटेरियल की, और उसके साथ साथ अवेलेबल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी खुद ब खुद। चूंकि हमारे पास फील्ड में इंफॉर्मेशन जो मौजूद है वो सारी की सारी हमारे मेन सर्वर पे आ रही है मैन्युफैक्चरर के पास, और वो वहां से अपनी रेसिपीज को, जिस टाइप का टायर सेल हुआ है, जिस साइज का टायर सेल हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन को सिस्टम में अपडेट करता है। जब वो अपडेट करता है अकॉर्डिंगली पीछे सिस्टम में रिक्वायरमेंट चली जाती है कि इतने टायर मजबूत प्रोड्यूस किए जाएं, फला फला सेक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट भी या इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास फील्ड ऑटोमेशन से हमारे पास बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ पहुंच गई। सिमिलरली सीपीडब्ल्यू एक डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके पास भी यही चीज़ है कि नंबर ऑफ वेंडर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास मटेरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ रही है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी, इसको बाकायदा तौर पर देखा जाएगा कि वो किस हद तक रिलायबल है। तो अगर वो एसओपीज के मुताबिक है और इंफॉर्मेशन प्रॉपर पेटेंट आ रही है तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम में, वहाँ से ऑटोमेटेड पीआर जनरेट होगी सिस्टम से, और वो ऑटोमेटेड पीआर जब जनरेट होगी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं लेकर के हमारे फील्ड में रिक्वायरमेंट से। लाइकवाइज आई वुड से कि एक रिफाइनरी है, उसमें रिएक्टर प्लांट है, रिएक्टर प्लांट में टेम्परेचर सेंसर्स की रिक्वायरमेंट आई, वहाँ से वो रिक्वायरमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम, एक नोटिफिकेशन आया कि ये सिस्टम हमारी जो है वो उसमें बर्न आउट हो गई है, और वो सेंसर की इंफॉर्मेशन सीपीडब्ल्यू चली गई। वहाँ से वो डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटेड पीआर जो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आरएफक्यू जनरेट किया, और वो आरएफक्यू मुख्तलिफ वेंडर्स को गया और वहाँ से फीडबैक सिस्टम में आई। तो ये एक एनालिसिस का पूरा सिस्टम मौजूद है। सिमिलरली ये मास्टर डाटा रिकॉर्ड मैनेजर है, इसमें ये इंफॉर्मेशन साथ साथ अपडेट हो रही है कि हमारे पास, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स में हर साल 2 सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो हमारा सिस्टम खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन पास करेगा। Sorry to interrupt, sir. You have 3 more minutes. ओके, अब I will try to reduce that part. तो शेयर सर्विसेज भी इसी तरह ही है कि इसमें हम इस इंफॉर्मेशन को आगे, अगर 10 प्लांट है तो 10 प्लांट की इंफॉर्मेशन को हम ये करेंगे कि अगर हमने एक प्लांट पे एक इक्विपमेंट यूज़ करना है तो एक इक्विपमेंट एक प्लांट के लिए परचेज करेंगे, लेकिन वो शेयर करेंगे हम 10 प्लांट पे, और इस पर एल्गोरिथम अप्लाई करेंे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है और कहाँ इसको जो है ना यूज़ करना है। तो ये तो स्टैंडर्ड की बात होगी कि क्वालिटी डाटा की मौजूद है हमारे पास। फिर इस पर हम लोग जब टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं
तो उसमें हमारे पास उसमें सब कैटेगरीज आ जाती हैं, सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी हर एक प्रॉब्लम के सब कैटेगरीज को डिफाइन करके फर्दर जब ब्रेक किया जाता है तो उसके लिए मुख्तलिफ सोल्यूशन जहन में आते हैं। सोल्यूशंस के लिए जैसा कि हमारे पास हम डिफरेंट ई कॉमर्स की अगर मैं प्रॉपरली जो बात करूँ तो उसमें मैं इसको थोड़ा सा चाहूँगा समराइज करना, क्योंकि मैं टाइम कंस्ट्रेंट को अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। चैट बॉट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे ही आप ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलते हैं तो ये चीज़ें आप अप्लाई करते हैं। इंटेलिजेंट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, किसी भी वेंडर ने आकर के कोई रिक्वायरमेंट दी है या बायर ने आकर रिक्वायरमेंट दी तो सिस्टम ऑटोमेटेड आपको रिस्पॉन्स करता है। और उसके अलावा AI पर्सनलाइजेशन, ई कॉमर्स इन्वेंट्री का जैसे मैंने पहला मैकेनिज्म वो दिया क्वालिटी में है, इसमें भी अप्लाई होता है कि कैसे मेंटेन किया जाएगा। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है, अगर हम प्लाट डाटा की बात करें तो प्रोटेक्शन के हवाला से भी साइबर सिक्योरिटी का और कह लें कि सिक्योरिटी इंक्रिप्शन का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि किसी किस्म का कोई मॉलवेयर आए और अंदर सिस्टम में आकर के हमारे इंफॉर्मेशन को वो ब्रेक कर दे और प्रोडक्शन लॉस हो जाए, ये हमारा सिस्टम डाउन हो जाए, या ये हो सकता है कि उसकी वजह से मेजर लॉस हो सकता है किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल का, लॉट ऑफ हैजर्ड्स आई कुड सी। सो इंक्रिप्शन के मामले में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की रेफर करते हैं हम लोग, जैसे ISA 100 है वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाला से, और बहुत सारे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इसको बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका कैरियर के हवाले से, इस हवाले से मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे पास जो इस वक्त में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है फॉर ई कॉमर्स, उसमें इतने इस वक्त में आपके पास वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स मौजूद हैं कि इसमें जब हम ये सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड हो जाती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जब ऑटोमेटेड होती हैं, ऑटोमेट हो जाती हैं, तो उस पर बहुत सारे जो है हम लोग वो नॉर्म्स अप्लाई करके जो हमारे AI के हैं उससे हम रिजल्ट्स ले लेते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल मैं दूंगा कि मैं बायर हूँ, मैं कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ और मैं किसी सुपरमार्केट के बाहर गया और मैं जब क्रॉस करने लगा तो मेरे मैक्सिमम, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा हूँ कि मुझे अमेज़ॉन से कुछ चीज़ खरीदनी है लाइक सेल फोन, सो अगर वो इंफॉर्मेशन मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ तो जब मैं मार्केट से गुजरूंगा तो वहाँ बीकन लगे हुए हैं जो कि मुझे इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि यू आर नियर बाय लोकेशन। आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे एक मैसेज की सूरत में आ रही है या आपको नोटिफिकेशन की सूरत में आ रही है, तो आप अपनी वो बाइंग वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो आपके ई कॉमर्स के सिस्टम हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप काशिफ भाई, बिफोर नेक्स्ट पैनलिस्ट का मैं क्विक सवाल करना चाहूँगा जो एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेरी वरी रही है शुरू से, वो ये है कि हम अभी तक एग्जिस्टिंग वीकनेसेस वल्नरेबिलिटीज को फिक्स नहीं कर सके अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये अब AI जो IR 4.0 में आ रही है या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में आ रही है, ये तो नई वल्नरेबिलिटी लेकर आएगी अपने साथ और नए बैकडोर लेकर आएगी और नए मौके लेके आएगी हैकर्स के लिए। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन आने वाला है जो मुझे समझ में आता है। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए सर, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए ऐसे कि रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल में मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, वल्नरेबिलिटी का इशू है बहुत ज़्यादा। हम जिस वक्त में एक्सपोज हो जाते हैं किसी भी वायरलेस नेटवर्क को यूज़ करके, बेसिकली हम एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन है, अगर वो प्रॉपर किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हम, और वो स्टैंडर्ड भी उस लेवल का नहीं है कि जो हमारे सिस्टम को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, तो उसमें ये होता है कि मालवेयर आने के, मुख्तलिफ किस्म के मिशस किस्म की इंफॉर्मेशन आने के और सिस्टम को अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कि ये जो आपका एक इनिशिएटिव है, मैंने देखा है माशाल्लाह कि जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर जो है थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाएं, उन स्टैंडर्ड्स पे काम करें जिनको हम समझते हैं ग्लोबली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हो रहे हैं, लाइक ISA है, GPs हैं एक्सन मोबिल के, लाइक नीमा है, और उसके अलावा आंसी है, बहुत सारे ऐसे हमारे हैं, मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड्स
जिनको हम बेंचमार्क करके अपने नए स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को हम कोरिलेट करके एक प्रोडक्ट बना करके इस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये वल्नरेबिलिटी को हम लोग अवॉइड कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ओवर टू रबिया प्लीज। थैंक यू वेरी मच। रबिया आपके आवाज आपका माइक म्यूट है। रबिया आपका माइक म्यूट नहीं, फिर म्यूट हो गया आपका माइक, फिर म्यूट हो गया आपका। अब ठीक है प्लीज। Thank you, Sir Kashif. Now, before I invite my next panelist, I would like to add my point. जहाँ पे अब कैरियर्स की बात हो रही है एआई में, तो आपको एसडीजीज भी बहुत वाइड कैरियर प्रोवाइड कर रहा है एआई में। 17 एसडीजीज के गोल्स हैं, उसमें आप कोई भी गोल चूज कर लें तो उसमें हर गोल में एआई का कैरियर मौजूद है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है या प्रोफेशनल्स अगर हमें एसडीजीज के साथ एआई का अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसको लिंक करना चाहते हैं, तो वो हमारी एसडीजीज एकेडमी पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकती हैं। एसडीजीज भी फ्यूचर है, एआई भी फ्यूचर है। अगर आप अपना किसी भी प्रोजेक्ट को एआई के एसडीजीज के साथ लिंक करते हैं तो वो आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन देगी, आपको दुनिया में स्कॉलरशिप्स ऑफर होंगी, आपको जॉब्स फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एम्प्लॉयज को हायर करेंगी। तो मैंने अपना पॉइंट ये ऐड करना था। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर शहीर वकार। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम, पास से खैरियत का सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? कराची वालों को इस्लामाबाद से खैरियत का सलाम। बहुत नवाजिश सर। कराची तो लग रहा है लॉकडाउन हो जाएगा कल रात के बाद। तो यहाँ भी सेक्टर तो शुरू हो गए हैं, बट अल्लाह ताला खैर करे। शदीद आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल to everybody because I'm the one of the speaker in this whole part for the week of the AI, and thanks to the Ammar Saab, Rabia and whole team, and obviously before he says anything कुछ लोगों को बंदा हक रखता है। डॉक्टर शहीर साहब बहुत पुराने AI के PhD हैं और बहुत काबिल आदमी हैं माशाल्लाह, लेकिन हम इनको बगैर बताए रख देते हैं सेमिनार के अंदर, और ये आपसे मोहब्बत है हमारी। अब जो अली साहब बैठे पैनल में दुबई से, ये दुबई में होते हैं, इनको रात मैंने फोन किया तो मैं कहा चॉइस नहीं है आपके पास कोई ना, आई एम वेरी हैप्पी। उसने कहा यार अब चॉइस छोड़ी नहीं है आपने, तो डॉक्टर साहब रिश्ते मेरे ये वाले हैं लोगों के साथ ना, कि मैं कहता भाई चॉइस नहीं है, मजबूरी है तो ठीक है देख लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं मेरी अभी एक सेशन मेरा चल रहा था, मैंने उसको रोका है और मैंने कहा यार मुझे 10 मिनट दे दो, आई जस्ट गो ओवर देयर एंड गिव टू थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी। अच्छा, जॉर्ज इज आल्सो देयर। जॉर्ज, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, आई नो। तो जॉर्ज के साथ मेरा एक ऑब्वियसली Yeah, it's a pleasure to be here. Sorry, it's been quite a crazy day, a lot of it without connectivity. Well, George, you always inspired us, always inspired us. No problem. Anyway, when we see your face, we are very motivated. Please. Okay, thank you. No, but because your topic today was about careers and AI, and that I encourage. Thank you, George. Thank you. That is the future. One of the futures, not just AI, but AI is a key element because everything today is being driven by data. So if you're good in handling data, if you're good in handling trends, you understand some mathematics, you understand some statistics, a little bit of programming is also very important because it's all about code at the end of the day. And the other part, I think, is you need to have vertical knowledge of specific industries because no matter what AI models you create, so you need to specialize in something, maybe smart city or maybe sales and marketing or others. And then you can actually validate the data much better. There's one actually interesting job that got created with this AI. There is a few friends of mine that have been working. It's actually an interesting job because it allows you to get populations all over the world interested and participating in AI at the small level. It's called microtasking. And what microtasking job is basically the job of the people that are validating the results of AI. So for example, let's assume you train a model to detect this is a car, this is a blue car.
But once the model is trained, you still need to validate that that model is actually identifying the AI results correctly. So what the AI models are doing is they're giving the task to thousands of people to challenge the AI and then validate the results of the AI. So this allows people to also participate as a normal work, non-technical person or non-educated person to actually participate in the validation of the AI model. So there's a bit of room for everybody to be part of the HR model for AI. That's Thank all. you. That's my two Thank you. cents. Thank you, George. Thank you so much for your kind contribution. And obviously, me and George is the first speaker of the first day. And obviously, we talk about data and we talk about the AI. Myself, obviously, involved in the AI and obviously in the different areas of the working and obviously established so many things. That Rabia has told us that to students how to develop their careers. That's so important. How you can develop. First of all, I'll basically give a guideline to all these students over here. They must be passionate about their career. First of all, whatever you select your profession, it should be your passion. Number one. Second thing, there is most important thing that you must have to understand what you are actually learning from your teacher. Teacher is not going to provide you every aspect, everything. Go deep into insight and find it out actually what I think. Like you talk about, Rabia, this is SDG is important. 17 goals. Yes, 17 goals are important. But you talk about one goal, obviously there the goal actually is pertain to the specific technology and the methodology, right? And the specific technology and its methodology needs 100% understanding of it. And without having the understanding and without having the knowledge, you cannot be kept the market. What happens, what's going on actually people are doing in Pakistan usually, the boys and girls are so much enthusiastic about themselves, right? But they are not studying actually. Whatever the university is going to give the lecture in the classroom, they just take the lecture and take the marks and take the grades and GPAs, and then they come into the market. They don't know anything. In our time, when we are talking about, we are doing the masters, obviously we are not only just talk about the teacher, what they are giving us. We go to the different libraries and obviously find out the different books and different journals. That there is no internet at that time, but we went to the libraries and we find out the different journals, and it's going to give us only for 1 hour and 2 hours that journals, and then we find it out what the research is going on, and then according to that actually we perceive the knowledge from that journals, and then we find it out the one book in whole university, and then we actually talk to our teacher that, sir, please give us this book that we can understand. We take a photocopy of it and then we can learn it, and then we are going to implement it. The important thing is when you get the knowledge, second is you have to apply it. This is the period of applied sciences, and AI is totally applied sciences. Amar Saab knows that. Tomorrow I do have another program is YPP Young Professional Program. I'm going to launch, and day after tomorrow I'm going to launch an AI program. I'm not interested thousands of people to take my program. I'm interested only those people who are really interested to learn with me. So I'm taking a stick with him, and obviously to give you all the information that you have to learn with me if you want to work with me, right? So because if you don't have a passion about it, how I can deliver all the technology and everything to you. So the important is what, nothing is easy. Nothing is very easy. It's not like iPhone 11 that you can go and get the market. It's important how the iPhone 12 and 13 and 15 is going to be developed. It's important like how you can develop the Tesla cars. It's important to understand its technology. It's important to understand its like methodologies. Like for example, every trade, there is a requirement of the AI. Yes, important. But you must know how the supply chain is working. Okay, what's the logistic? What is the production system of the organization? When you understand the operations, then you go to enable the security, cyber security over there, and then you can enable the data sciences and AI technology over there. Without having the domain knowledge, you cannot be able to understand. So this is my message to every IT people who are here as a student, like kindly be sincere yourself, please. Okay, because this is the time
to everybody to learn directly from the books. Okay, don't go to your only for teachers that you are providing to knowledge. So I'm not going to say more than that. George Sebastian already said, if you want to come on the data scientist, you must know the mathematics. It's the father of the subjects. Father of the subject is mathematics, and obviously its daughter is statistics. So if you don't know the mathematics and statistics, you cannot understand cybersecurity. Even though you cannot understand physics, you cannot understand AI and data sciences. So this is the key of Golden Gate that today I have given to you. So thank you so much. And thank you, Omar Saab. And thank you, George. We have been in touch. Thank you, Kashif, everybody. Thank you, Thank you, Rabia. Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. If we have teachers like you, passionate teachers, that's wonderful. And maybe I can draw an analogy. You said that mathematics is father and Statistics is the daughter. Can we say AI is the son or daughter? Thank you. Over to you, Rabia. Over to you, Rabia. Please. Thank you so much, sir. I'm sorry I'm going to quit for this session because I do have another session right now. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Shahir. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Ali Zaidi from Dubai. Assalamu alaikum, everyone. This is Ali. Before Ali speaks, actually, I gave him no choice. Ali is from Dubai. He's a very senior Cisco. So I requested him that please come on and tell us the international markets. What are the AI? Thank you, Ali. Thank you a lot. Please go ahead. No worries, Amar Saab. Thank you very much. I'm here for you anytime, so no issues. So my name is Syed Ali Zaidi. I work for Cisco. It's been like 21 years with them. I had a unique opportunity to work in every theater of Cisco, like US, Asia Pac, and now Europe. And again, I'll say a unique opportunity because I was able to work with pretty much every big service provider out there, and large enterprises starting from AT&T to all the way Verizon and in Australia and New Zealand as well. So anyways, to cut the story short, when Amar Saab told me that we want to discuss about careers in AI, I was just thinking how best to structure it. And the way I want to go about it is like, I mean, we can always Google like career in AI, and it will give you all the required information thanks to the Google, which is again, Google is again, the basis is turning out to be AI now. But anyway, so I thought if we just take a quick glimpse of past, present, and future, that will help us to figure out that which kind of jobs or skills we need or careers will be there, or better, even better, let one decide him or herself that what's the best way to go about it, right? So at the start of the webinar, Amar Saab mentioned that AI is nothing new. I mean, this is a very misconception that it is something which is picking up now. That's not the case. AI started back in 1950s, right? Unfortunately, at that time, the reason it never took off is because of the base, the underlying structure it requires was never there. So what I mean by that is that the AI thrives on data, storage, and compute, right? And the processing and all that compute resources and all what you need was not available at that time, and there was not even funding was available, right? But now all these limitations are gone. So today we have huge compute resources, platforms, tons of data coming in, and then extracting the data and making use of it. Other speakers already touched the need of what is required, right? So, but this gives us a first clue, right? So whatever were the limitations of 60s, 70s, 80s, and even 90s, because of which AI never flourished, those limitations are no more there. So that's right there is indication of what you need to do in terms of your career to enhance it and to be successful in AI, right? So as I said, data, security, storage, compute. So and the other speakers already touched about the importance of data mining. Now, when it comes to storage, there's a whole new concept of blockchaining, and then from the resources and compute point of view, also the data centers are changing. So instead of going off into too much detail of each,
what I'll suggest is what I'm seeing across the globe is the traditional way of working is no more applicable or is not going to cut it out for us, right? So things are changing very fast, and anything which is repetitive, which can be optimized, is going to go away with computers. So this is very important to understand, right? So whatever, we cannot compete with computers. We cannot, for example, if we have to look at images and process some images or look at tons of data and extract some useful information out of it, right? We cannot do it better than computers. So never compete with something which you cannot beat, right? So any jobs related to repetitive work, standard stuff is not going to be there in future. So that's my first take. Stop doing anything which is like traditional or a lot of repetition or where the optimization is required, because computers are going to do that for you. But what computers will never do is the brain sitting behind it. Yes, now there's machine learning. Computers are learning as they progress. We know that they are like beating even the most intelligent humans in the game of chess and Go and all that, right? But what is important in my 2 cents is not the optimization part, or because computer will still, and this algorithm will still work around the parameters you will feed in, right? What we as a humans are good at is identifying the problems, the new problems coming in. We are good at communication. We are good at curiosity, right? So feed into those values and stop doing like, okay, for example, in our universities, they give us a program, write a C language program or a Python or whatever, and we go and we copy paste the program, right? So I think gone are those days where by doing that, you will be successful. So what you need to do now is learn all these skills, even if they are not taught in your university. By the way, there's a study that forget about our universities, which are a bit behind, even in the US and everywhere. If you are a computer science student or electrical engineer or whatever you are taught in first year, by the time you will graduate, 50% of that information will be outdated, right? So my advice, don't rely on university or what they are, don't just rely on that information. Go out, see what's happening, learn coding. Everyone should, in my view, at the age of 10 or 11, coding should be introduced. And we should start to learn how to code, and that should be, doesn't matter, you are in finance, you are engineering, everyone should be knowing coding, in my 2 cents, right? That's the base. And there are, for example, sites like 1hour Code and code.org, which is I'll highly recommend for even starting our kids, like at the age of 10 or 11, for example, to start and to learn code, right? So I'll give you an example of something which I think Pakistani students and people in IT and networking can relate, right? CCNA, since I'm Cisco, so I'll talk about Cisco very quickly. CCNA certification, CCNP, CCI, everyone is trying to do that. Everyone is trying to do Microsoft certification. Yes, you might still get jobs by doing that today, but tomorrow it's all changing. It's no more configuring routers and switches and data centers anymore. It's all shifting towards something called like the automated platforms, right? So we are shifting from traditional routing switching networks to software-defined networks, and the next step is to even enhance these platforms with machine learning and all that, so that they automatically make changes to the network, and they should be wise enough to for example, to look at a threat and do a mitigation of those threats on their own. Yes, they can, before implementing those changes to a big network, they can send the changes to a solution architect who can look at it and say that, yes, go ahead, implement it. But the way that things are moving is that the use of those CCI resources to go and configure complex network is going to go away, and it will be taken over by the automation scripts and by the machine learning programs and algorithms and all that to best make the change in the network and make them, like especially from security threats and all that, make them no more vulnerable to those threats. So at the end,
I can throw in some numbers like, you know, like how many jobs would be lost and all that. But for me, to be honest, it's a huge opportunity, and especially for countries like Pakistan, and we are so-called called third grade countries, right? But the thing is, with internet and everything, there are no more boundaries, and we have seen this from COVID, right? All the concept of going to offices and everything is out of the door in 2 minutes, right? Now everybody's working from home and all that. So that takes away all the limitations of you know, like getting visas and going to other countries, which were our biggest limitations. So think of it from this angle, that all those limitations are gone. All you need is an internet connection, and there you go. One of the biggest career right now in young kids are YouTubers, right? Anyone on this panel could have imagined 10 years back that YouTuber will be a proper career in someone's life, and they'll be making more money than maybe any one of us. So don't limit your mind, and go open. In the last, I'll just say that don't follow the traditional way of doing things. Go. I mean, whenever someone starts learning coding, the first thing they write is a hello world, right? Everybody does that. Stop doing that. Write conquer world or something. So I mean, just be different, and stop following you know, like the beaten tracks, right? So coding, number one for me. If you are good at coding, if you are good at understanding data, if you are good at understanding context, and linking all that together, there is no stopping you. I can tell you right now. You go to any company like Cisco website and look for jobs. They are no more asking networking engineers. They are asking networking engineers with software background. So software engineering and programming, coding, learn whatever you can when it comes to coding, data mining, understanding data, contacts, feed your curiosity, and learn all this on the side. No university is going to teach you that, I can tell you right now. And even if they do, it's going to be outdated by the time you will graduate. So if one piece of, I mean, advice, I won't call it advice, I don't like giving advices, but if one piece of information which might help you is learn to code. Thank you. Ali, a great message. Let me tell you, you have given a very, very thoughtful, I think, ideas. Every sentence you said about new careers is a great motivation. I request you to join our University Plus program, and maybe once in a week or 2 weeks time, we can give you a chance for 10 minutes to talk to students. Ali, trust you me, your talk is a just eye-opener for the people who believes only on repeating the same thing. You rightly said, anything which is repetitive now would no more be a job for you now. So we have to reinvent our universities. But the biggest problem is that they understand what they want to understand. So it's a big threat for me that I have to make them understand. Actually, I am operating at a VC level or at the HOD level. So there's an obstacle there. So I think if people like you can arrange these talks, definitely with your permission. Anytime, sir. With your permission, I will take this clip what you have said now, and I'll show it to my University Plus class. University Plus was the idea conceived by me 8 years before, but I think that was not a proper time for that. So whatever you are saying, exactly fit into the scheme of things what I think about University Plus. Ali, thank you very much. I know it was a short time for you, but you gave it. Thank you. So kind of. Over to you, Ravi. Over to you, Ravi. Please. Thank you, Mr. Ali. Before I invite my next panelist, मैं अपनी AI वीक की सेलिब्रेशन का केक काटना चाहूँगी. AI वीक पॉसिबल नहीं था आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर. हमारे जितने भी स्पीकर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट्स ने जो पार्टिसिपेट किया, उनकी शिरकत के बगैर AI वीक नहीं पॉसिबल था. थैंक यू सो मच फॉर ऑल. ये वर्चुअल इवेंट था तो वर्चुअल केक कटिंग है. आई होप आप वर्चुअली इसको एंजॉय करेंगे. आप फिजिकली इसको टेस्ट नहीं कर सकते. ये अच्छी बात है. खा आप लेंगे केक सामने रख के अपने बहन भाइयों को खिला देंगे, एंजॉय हम करेंगे. चलो कोई बात नहीं, एक ही बात आप. अच्छा, ये एक तो तालियां सबने बजा दी अपने अपने तौर के ऊपर. अच्छा जी, इसकी सेलिब्रेशन ये है कि बहुत कामयाबी से रबिया ने ये सब चीजें की, और मैं हमेशा किसी और वेबिनार में होता था तो वेबिनार से 2 मिनट पहले इनके मैसेज आ रहे बंद करें, पानी कुछ नहीं पिया है. तो शी इज वेरी पैशनेट अबाउट इट, और
पूरा एक हफ्ता इन्होंने माशाल्लाह जिन टॉपिक्स को टच किया, अब वाकई the panelists who have come actually that was the insight, और बड़े कमिटेड लोग, बड़े सीनियर लोग इसमें आए इसके अंदर. We are really thankful from Center Pakistan, thankful to them. रवि आप भी केक कटिंग करें, केक आप खाए इसको, और अली जो लोग अली आप भी ऐसे कीजिएगा, सुबह जाके केक ले आइएगा, समझिएगा कि भाई ये केक खा लिया आपने. जी प्लीज रवि गो अहेड. जबरदस्त. वो कहते हैं ना नया जमाना है, नए सुबह शाम पैदा कर. अल्लामा इकबाल ने इसी के लिए कहा था. बहुत शुक्रिया. केक आप सबके लिए आई होप आपको मैं ये खिला सकती हूँ, लेकिन भी आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं. पूरा फोकस क्या है कि आप लोग इसको वर्चुअली. अच्छा वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है DIGI इवेंट्स. उसमें हम यही कर रहे हैं कि अब इवेंट्स को डिटेल हुआ करेंगे, तो उसके एंड के ऊपर हमने अभी रिसेंटली किया है, बाइकिया सर्विस से हमने एग्रीमेंट किया है कि उसको जो उसका जो भी खाने पीने की चीजें हैं, लेट्स से अगर 6 से 8 इवेंट है तो 8:15 बजे बाइकिया की सर्विस उसकी गेट के बाहर बेल दे के उसको वो पहुंचा देगी. तो रबिया चले इस दफा तो आपने माफ कर दिया, आप केक खुद खा ले. अगली दफा अगर आपने केक हमें ना पहुंचाया फिर ज्यादती होगी आपकी तरफ से. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप सब इनवाइटेड हैं. हमारे जब हमारा ये कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होगी, आप हमारे ऑफिस आए, आप सबको इंशाल्लाह. हाँ फिर ये ठीक है. आप सब पैनलिस्टों का, सब लोगों का बहुत शुक्रिया. दैट वाज अ ग्रेट वीकेंड, बड़ा अच्छा लगा. सब लोगों का बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Now I would like to invite Sayyid Tulal Hussain. सर आप अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें कैरियर्स इन के टॉपिक. Assalamu alaikum everyone. Basically, I am inducted to this panel on a very short time. So I would be discussing this domain with regard to the cybersecurity domain. Artificial intelligence just not has impacted the finance and business landscape. It has majorly impacted the cybersecurity practices and cybersecurity landscape as well. So the traditional mechanisms or tools of cybersecurity are being automated now. For example, if we talk about threat intelligence, the mechanism through which we detect and profile the threats, this has been automated, and not it has just been automated, but it has gone far beyond than automation on the level of artificial intelligence and machine learning. For example, if we start creating a threat profile for an organization, we need to gather all kinds of not only external threats but internal threats as well. With the rise of zero trust model, you may just not trust your own devices within your organization, but you include all kinds of threats from your internal devices with the external threats that are being posed by using different kind of technologies. So artificial intelligence has a key role in this sector, and how this topic or discussion is being linked to the job sector. It is because there is a rise of a new career which is called a cybersecurity intelligence engineer. So what is the typical job of cybersecurity intelligence engineer? Is to the job is to profile the threats which are being fed by the SIEM solutions with the EDRs, with the EPPs, and within your next generation firewalls. All the data which is being coming through all of these technologies, these engineers then consolidate this kind of data and provide reports and alert the specific teams and to start performing remedial measures. So not only on the development side, but on the analysis side of cybersecurity, it is also being disrupted by the artificial intelligence, and we need more people, we need more analysts to perform such kind of highly unstructured jobs. So if we say that you just need a SOC engineer or L1, L2, or L3 resource, this is correct to some extent, but as the velocity of data is increasing, you need analysts which are trained on these kinds of domains, like business intelligence, like data mining and such kind of stuff.
these all capabilities will be synchronized on a single point of threat intelligence. So I think our organizations in Pakistan would start looking towards this role in upcoming year or two, and in all over the world this career has started emerging now. The other thing I want to raise is the behavioral based detection. So basically, we have inducted artificial intelligence on the behavior based detection of our machines when we train our algorithm to learn the normal state of your IT infrastructure, and then any kind of anomaly which is being raised that is compared to the actual normal level, and then a threat is being raised. In this kind of scenario, the artificial most of the solutions are artificially intelligent, but there we need to see the deployment strategies, and we highly need to consider how the deployment goes. So we need deployment people out there. We need more people who know how the intelligent cybersecurity solutions work. So I don't think that this area, the next generation firewall area, or like adventure of captive portals and such kind of technologies, these technologies will not knock off the jobs, but create more jobs in the field of cybersecurity. So, when the behavioral based detection started, these artificially intelligent enabled tools would be inducted in the cybersecurity domain. We were thinking that these tools might knock off the jobs and take all the load on themselves, on itself. But we with the experience have seen the other side, that there is a high rise of jobs on these technical sides. Other area is the reverse malware engineering. My own organization is involved in reverse malware engineering with a very large firm of US. So this is an area where we perform sandboxing, and we just detect the behavior of the malware, and we observe different kind of mechanisms which are connected to the malware behavior. This is a highly laborious task, and we are inducting artificially intelligent technologies to observe the malwares and sandboxing and stuff, because at a single point of time we are involved in the you may say thousands of sandboxing activities. So these activities cannot be manually run, and also the output of this activity is feeded in the solution, in the betterment of these solutions, in the patching, and in creating different signatures. So the analysis level is now being automated, but still we need someone to drive that analysis, because this analysis would be trained on different kinds of situations, and the decision making would still be difficult for an algorithm. So we didn't see any cut in this sector. Rather, we are in a difficulty to search such kind of talent which has a combination of malware analysis, artificial intelligence, machine learning, sandboxing, and QA, quality assurance kinds of skill, like SonarQube and etc. etc. So we didn't see any decline of jobs in this sector. Rather, artificial intelligence is bringing more jobs in this sector as well. Another area is the open source intelligence. The open source intelligence is on a high rise. On a higher level, on a strategic level, we haven't noticed the activities, or you may say the utility of OSINT till now, but it will grow on a very rapid pace in the future. And the open source intelligence, again, it is dependent upon the different data outputs from different fields like IoTs, Shodan, you may say different social media platforms. You run different kinds of crawlers, and there is a lot of stuff that generates huge kind of data, and we need automation and an intelligent algorithm on this use case to decide upon what kind of information should be drawn up to the dashboard. Because this is a very non-saturated field, and there is a lot of work which has to be done in this field. We need people here which are technically capable to develop the algorithms, develop the decision trees, inference engines, neural networks. We need a huge kind of human input in this area to develop this field.
So I think there would be high rise of jobs related to the open source intelligence, and the people would be trained in the artificial intelligence field. Like uh, you may say that I was checking around that Google is on the daily basis is blocking 100 million spams on the artificial intelligent algorithms, but it could not be possible without the intervention of engineers who has a full command of on neural networks and artificial intelligence and stuff. So last thing is the data mining. This is a very very well connected field with the intelligence, artificial intelligence, and if we will on from the cybersecurity perspective, we would see the rise of data engineers that would be specifically trained on getting the logs, log analysis, and creating databases of different kinds of logs. So it would be a very interesting field where the data science would be combined with the cybersecurity log analysis, and the people would be trained in the artificial intelligence and machine learning neural networks. So it would be a great amalgamation of different kinds of skills together, and the use cases there. So basically, in the conclusion, I would say the jobs in the artificial intelligence are on a high rise scale, and specifically in cybersecurity, we didn't see the impact of automation and artificial cybersecurity intelligence on the cut of job. Rather, this phenomenon is now promoting jobs in the field. Not only we need to train ourselves in the development side, but on the functional skill level, we also need to train ourselves, and we need to improve our analysis skill to a greater extent, so that we can cope up with the multiple technologies on one point, because still these are the human beings who are on the decision making table till now. So this is my short input in the session. Over to Amar. So thank you, sir. So you're muted, sir. I'm sorry. Thank you, Talal. Can you quickly comment on the new careers in AI for cybersecurity? Because threat intelligence, I think something linked with the proactive, some sort of spirit. So can you quickly, because you have rightly said that the new jobs are emerging now with AI. So I think AI for cybersecurity would be a sought after job for the new student. Can you please comment on that? So basically, there are three roles which I think would be in high demand in coming years. One is the cybersecurity intelligence engineer. The other would be the threat intelligence engineer. These roles would be, you may say, some roles would be the mirror image of each other, but the domains would be the different. The other role would emerge would be the counterintelligence analyst. What this role would do, it would combine the input from the threat intelligence, and it will give its input to the remediation activities. So it would be a person placed in the security operation centers that would be collecting feed from the cybersecurity intelligence solution, and would be performing remediation activities on the SOC level and escalation level. So we need to keep an eye on cybersecurity intelligence engineer role, number one. Number two, we need to see the counterintelligence analyst role in coming years. Thank you, Talal. Ravi, please go ahead. Thank you, Mr. Talal. We have Zia Khan Saab in our panel. Sir, can you add some points? Career in AI? Ravi, can you repeat again? Mr. Zia Khan, can you unmute your mic? I think he's okay. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Junaid from Secure Vision. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वॉइस क्लियर है? ये बहुत क्लियर आ रही है। Please go ahead. अच्छा, so let me share presentation.
प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रही सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिक्योर विजन सॉल्यूशन से हूँ और हमारा एक फलाही इदारा भी है सिक्योर विजन एकेडमी के नाम से, जो प्रमोशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो लैक है उसकी उसमें कमी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, और एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में प्रमोट कर रहे हैं कंटेंट को, जो ग्लोबली एग्रीगेटेड भी है और यूजफुल है फॉर लोकल सोसाइटी के लिए। सर ये प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, म्यूट करो। एक्चुअली शेयर नहीं हो रही, मैं वैसे बता देता हूँ। एक तो ये कंसेप्शन है कि जी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा एआई, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके डेवलपमेंट चेंज हो जाएगी हमारी। ये स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। और जो हमारी जो प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है उसमें एआई आ जाएगी, कस्टमर एंगेजमेंट में एआई आ जाएगी, आ भी गई है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस जैसे चैटबॉट होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि एआई क्या है, ये क्या कर सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, इसको जानने के लिए, ताकि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो एआई का जो एम है वो ये है कि मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमन एंड थिंक लाइक ह्यूमन, लेकिन इस पे कुछ लोगों का ये भी राय है ऑनलाइन पब्लिशर्स की कि इट्स अ बिगर देन इंटरनेट रेवोल्यूशन। सो एक बड़ी चीज़ है इसमें, स्किल सेट भी काफ़ी रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी और इंटरपर्सनल और टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें जो है हर इंडस्ट्री में इसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है। जैसे मतलब हमें अब रिलाय नहीं, ये नहीं है कि आईबीएम खाली कर रहा है या एप्पल कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। हर इंडस्ट्री में जब एआई की जो इन्वॉल्वमेंट आएगी, इससे हम स्टार्टअप्स भी इस पर काम कर सकते हैं। जॉब्स में जैसे अभी सर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जो जॉब है वो सबसे ज़्यादा इन फ्यूचर में नज़र आएगी। मशीन लर्निंग रिसर्चर, डाटा माइनिंग एनालिसिस, मशीन लर्निंग इंजीनियर की, डाटा साइंटिस्ट और बीआई डेवलपर के लिए। ये तो सब एक बज़वर्ड से हैं, ठीक है। लेकिन इशू जो है वो स्किल गैप है, ठीक है। एआई क्राइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके लिए स्टूडेंट्स ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाहिए वो भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो अपनी स्किल्स में भी स्विच कर सकें। सो एआई की अडॉप्शन में ये भी एक बड़ा हर्डल है। और इन डेप्थ नॉलेज ऑब्वियसली इसमें रिक्वायर्ड है टू गेन एन एज। और बेसिकली जो हमारा स्टूडेंट के लेवल पे हम देख सकते हैं, इसमें हमें मशीन लर्निंग में, एआई में, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली देखनी है। प्लस पिछले वेबिनार्स में मैंने देखा है कि डिस्कशन हुई है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। अब अगर एक स्टार्टअप इस पर काम करना चाहता है तो उसको वैलिडेटेड और स्ट्रक्चर्ड डाटा चाहिए। So data sorry collection. to interrupt, Mr. Junaid. Can you also, because we have limited time. Sorry to interrupt. ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक कर गई। तो यही है कि एआई में हमें लीडरशिप स्किल्स भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज को असेस करने के लिए, और स्टूडेंट्स को जो है इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। और बाकी जो सारे पैनलिस्ट ने कवर किया है काफ़ी डिटेल में, मैं उसको इसलिए टच कर सकता कि वो काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। लेकिन कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है और पैशनेट होना चाहिए, करेज होना चाहिए। लर्निंग रिसोर्सेज में जैसे सर ने बताया, CIT रूरल इंक्यूबेशन इनिशिएटिव है सर का, MIT का न्यूज़लेटर है AI का, वो बड़ा इफेक्टिव है। और PIAIC गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसी तरह एक कैनेडियन बेस्ड अलनाफी ऑर्गेनाइजेशन है,
तो बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो इस स्किल गैप का जो इशू है, मेन जो एआई का क्राइसिस है, उसको हैंडल करने के लिए काम कर रहे हैं। अमर जाफरी साहब भी सर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाबी दे, और हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। Thank you, Junaid. So kind of you. Rabia, please go ahead. We have Mr. Taki from America in panel. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry आप Thank you for joining, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरी आवाज आ रही? क्लैरिटी से आ रही, गुड क्लैरिटी। जी जी, हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं सॉरी, मैं काफ़ी मसरूफ़ था कुछ मीटिंग्स वगैरह के अंदर, तो मैं पहले आपको ज्वाइन नहीं कर सका। आई नो आई एम जॉइनिंग अ बिट लेट। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना जल्दी से तारुफ कराऊँ और फिर क्वेश्चंस ले लूँ ऑडियंस से। So my quick introduction is I've actually been working on deep learning, machine learning systems at this point for 3 years in depth. उससे पहले मैं Microsoft में होता था for 13 years. I worked on quite a few different things, mobile technologies, operating systems, etc. मगर 3 साल पहले मैंने ये deep learning में switch किया है। Before Microsoft, maybe 16-17 years ago, जब मैं university में था तो my focus was on natural language processing. Some of you will know that area. So my background was mainly on traditional natural language processing before deep learning systems. तो ये 3 साल पहले when I started working on machine learning again, so that is my focus. Documents, essentially documents, natural language processing. That's you know, kind of a difficult part of machine learning. So my startup here in the US, it's called Dokigami. We're based here in Seattle. We you know, we work with a lot of pretty much world-renowned scientists and researchers. Our CEO is actually the person who invented XML. Some of you might be familiar with XML. So ये जो जुनैद बात कर रहे थे around, you know, structured data, that's actually kind of what we do. We convert unstructured data to structured data. So anyway, with that introduction, maybe if the audience has some questions, I don't of course know everything, but maybe I can answer a few questions. जनरल साहब आप हैं लाइन पे? समरेश साहब, आर यू देयर? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जरा लाएंगे जनरल साहब को स्क्रीन पे, जरा नफीस लाओ जरा स्क्रीन पे। वो ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि जरा मैं यूथ का मुकाबला कराना चाहता हूँ। तकी जाफरी के सवाल गलबन ये होना चाहिए। तकी जाफरी जो है ये काफी काम कर रहे हैं के अंदर, इन्होंने नया कोई काम किया डॉक्यूमेंट्स का। कल याद है, कल भी बात हो रही थी कि असल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है। सो तकी जनरल साहब ऐसा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जरा कोई आपका जो थीसिस है उसके बारे से जरा क्वेश्चन करना चाहेंगे आप तकी से? मतलब आप सीपैक के बारे में कह रहे हैं? जी जी जी, कि वो भी तो डाटा बहुत जनरेट करेगी ना सी पैक पाकिस्तान में। मुझे बताया गया सी पैक पे जो ट्रक आ रहे हैं वो एआई ड्रिवन है, यानी वो चलेगा चाइना से, कोई ड्राइवर नहीं है उसका, पूरे रास्ते के अंदर सेंसर कंट्रोल होगा टिल वो। तो मैं उसमें लिखा था एआई ड्रिवन सी पैक, तो क्या वो क्या चैलेंजेस पैदा करेगा हमारे सिस्टम के लिए? अब वो जिसना चाइना बादशाह ही काम कर रहा है वो तो ले आएगा अगले सारे काम को। तो इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होनी चाहिए। हम उसको क्या कर रहे होंगे जब वो बॉर्डर से एंटर होकर निकल रहा होगा गवादर से, कोई ड्राइवर नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा? इस पे जरा बात होनी चाहिए थोड़ी। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमारे ऑल्दो जो लीड टाइम है फॉर एनी टेक्नोलॉजी वो बहुत श्रिंक हो चुका है वर्ल्ड ओवर। पहले अगर लेट्स से डिकेड्स लग जाते थे एनी टेक्नोलॉजी टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर एरिया, अब वो बहुत कम रह गए हैं, 5 से 10 साल रह गए हैं। As of now, I don't think कि हमारा जो बेस सिस्टम है वो it is strong enough or mature enough to adapt these technologies. उसपे मतलब driverless trucks का पाकिस्तान आना on CPAC, on the route of CPAC, I think it can be a
wish as of now, but practicality may take a little time. It looks very surprising. I wish it can be done that way कि trucks आ रहे हो इस तरीके से और देखिए जो CPEC है वो itself it is a 15 years plan. एक कॉन्वॉय चला था जो मेगा कॉन्वॉय at that time I was serving in GHQ हम लोगों ने वो कंट्रोल किया था. That was moved in the year of 2017, early 2017. और कुछ उसमें I exactly don't remember how many containers those were shifted from Kashgar to Gwadar and back. Since then, I haven't heard any convoy moving on this road. So पहली तो हमारी विश ये होनी चाहिए कि फ्री फ्लो शुरू हो गुड्स का ट्रांसपोर्ट का both ways from China and towards China. That should be our first wish. And subsequently, I think after 10 or 1 decade or 15 years, we might see an ultimate level where we have driverless trucks. But of course, इस तरह की जो movement होगी, it will involve generation of lot of data. उसकी management, उसका control, वो सारा जो है, it will become a complex deal. Thank you. क्या कहते हैं भैया? तभी क्या कहते हैं इसमें? No, yeah, actually, this is a fascinating subject, General Saab. Wonderful to hear from you. I actually completely agree with you. Let me just comment in 2 different ways. The first is a technical comment, and the second one will be more of a societal slash, let's say, real world comment, right? So first, on the topic of driverless technology. So I mean, I could be wrong, but personally, I consider self-driving a solved problem for trucks. I'm trying to choose my words carefully here. So, आप सबको पता होगा कि you know, Tesla, for example, in the US is making a lot of noise about self-driving cars. There are other companies like Google's Waymo, etc. तो अगर आप imagine करें कि एक self-driving गाड़ी है, उसकी 2 situations हो सकती है. एक तो आप imagine करें आप उसको राजा बाजार आप ले जाएं, right? So that's not going to work, by the way, anytime soon. उसका सारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा उसका. हाँ नहीं वो तो अमेरिका में भी नहीं चलेगा, just by the way, right? Yeah, that's a pipe dream. However, now imagine कि गाड़ी motorway पे चल रही है, you know, in Islamabad से Lahore, for example, right? So that, and by the way, imagine a passenger car. That's actually, by the way, a hard problem as well. And I also don't think that's solved today, but you can imagine there's a driver in it, ready to take over, maybe, you know, able to even take a nap. Magar, if the car runs into some problems, maybe it gives the driver like a 5-minute window to wake up and take over or something like that, right? Or yeah, there's a remote call center almost that the car can call to take over in an emergency. That scenario, आप कह लें कि passenger cars on highways, you know, जो कि राजा बाजार नहीं है, but it's like a highway, like जो लाहौर से इस्लामाबाद motorway है. Personally, I think that's maybe 5 years away, even in situations like Pakistan. That's my opinion. Like वो motorway पे चढ़ने से पहले और motorway पे उससे उतरने के बाद self driving नहीं होगी, मगर within the motorway हो सकती है, right? And by the way, we have things like Tesla Autopilot right now, works really well. I use it all the time. It's not there yet, but I think in 5 years we'll get there. But the thing which I believe is possible today, like I'm just today, is आप imagine करें trucks का convoy चल रहा है और जो पहला ट्रक है ना उसमें ड्राइवर चला रहा है उसको, मगर समझिए 10 ट्रक्स का कॉन्वॉय है, पहले एक ट्रक को ड्राइवर चला रहा है, जो पिछले 9 ट्रक हैं वो सेल्फ ड्राइविंग है, राइट? और वो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं पहले ट्रक को. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेन बट ऑन अ रोड इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? सो आप अभी जस्ट लास्ट वीक देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन दिस. एक कंपनी है निकोला, you'll read about it. It's the stock ticker NKL. So they just went IPO last week because it's a big deal. I mean, their technology is different. They're not electric trucks like Tesla Semi. They're hydrogen fuel cell. वो बात की बात है. But as far as machine learning is concerned, I mean, there's self-driving trucks for this exact reason. The economics of that are very different. I mean, there's a reason trains are cheaper than trucks, right? So anyway, that's one comment on technology. I actually think convoy-based self-driving, you'll actually see that maybe this year or next year in the US at least. Or maybe a couple of years in situations like Pakistan, in highway environments, etc. Now, of course, deployment mushkil hoti hai because
it only works if the start and end of the journey is all highways, right? जो अमेरिका में possible है, मगर बीच में अगर एक भी non-highway road आ जाए तो it doesn't work, right? So that's one technical point. But the other thing, I think I completely agree with you, General Saab. The problem is ये जितनी technologies है ना, even in the US. By the way, this is very close to my heart. This next thing that I'm going to say at Dokigami. क्या होता है कि you get all these fancy technologies, but then they need to integrate with the real world, right? So even if you get these fancy self-driving trucks, the problem is when they enter and exit Pakistan, or even if it's by the way, a human driving the truck, doesn't matter. When you enter and exit Pakistan, or कोई customs के forms होंगे, कोई कोई नादरा का form होगा, whatever, immigration, etc. So there's an interface problem between the technology and legacy systems, right? So legacy systems typically, are document based. I wouldn't say paper based anymore, even in Pakistan, but they're document based, right? Their language, their narrative, people write things, read things. That's how humans work. But machines work with structured data, right? Machines, understand databases and schemas, etc. So जो उनकी interface है ना, आजकल उसको कहते हैं data entry operator. उसका नाम, उस interface का नाम आजकल data entry operator होता है. Either that, or you make the user type something. Just all these mobile apps and websites have forms in them, right? So essentially taking reams and reams of unstructured data and converting it into structured data so that machines can understand it. So it's almost like an interfacing between humans and machines. Isko data mining कहते हैं कुछ लोग, मगर that's got some challenges. So in the US, there are a lot of companies like Instabase and I guess Dokigami now, who you can use machine learning to just understand unstructured data easier. Uski flip side bhi hai, which is, imagine a machine wants to help you write a document, right? Aajkal machine documents nahi likh sakti. There's some text generation and fake news generation. Machines in elections jitwa diya Donald Trump ko, right? All jokes aside, fake news generation, etc. Magar a machine cannot today generate a contract. So that's the flip side of it, right? So I actually think that in a situation like CPEC, to summarize, where there's going to be some innovation happening very rapidly, but the rest of the country is still using legacy systems, which by the way is not just a unique problem to Pakistan, it's everywhere in the world. So machine learning can help connect the two. So humans can interface with these modern systems, and modern systems can help humans. You know, call centers ki example di thi Junaid ne, that's the same thing. So I have a comment on it. Please go ahead. मैं एक बात कर दूं? Please go ahead. Jafri साहब, last year I had an opportunity to visit Tesla. मेरा बेटा उस वक्त वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था. तो चैलेंज ये है कि जब एक सेल्फ ड्रिवन गाड़ी होगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे सेंसर्स. अब सेंसर्स के लिए there is a need for a reference point on the road. Either there is a line जो कि clearly marked हो जिसको सेंसर पिक कर सके और दो लाइनों के दरमियान में गाड़ी मूव कर सके. आई फील कि जो फ्यूचर रोड्स होंगी, जब ये फुली ऑटोमेटेड गाड़ियां आ जाएंगी या फुली ऑटोनोमस गाड़ियां आ जाएंगी, those roads will be different than what we have now. Maybe उन roads के ऊपर, lines के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हों जिनको गाड़ी वाले सेंसर्स पिक करें और उस लाइन को वो फॉलो करें. हमारी ऐसी रोड्स है कि जहाँ पे इवन लाइट्स भी मौजूद नहीं है, व्हाट टॉक ऑफ द सेंसर्स. दूसरा जो बहुत बड़ा इशू इन गाड़ियों में ये आ रहा है कि हाउ विल एंट्री, अभी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है विच इज मोस्ट आई थिंक मोर अफोर्डेबल, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर फिर गाड़ी के ऊपर आपका थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स लगाए जाएं, रेडार्स लगाए जाएं, जो बॉडी सामने आ रही है उसको आइडेंटिफाई करे कि इसका टेम्परेचर क्या है, उसके पास वो रेफरेंसेस हों कि ह्यूमन बॉडी का ये टेम्परेचर होगा, ट्री का ये टेम्परेचर होगा. ओनली देन दैट व्हीकल विल बी एबल टू
चूज कि मैंने इंसान को टक्कर मारनी है या मैंने दरख्त को टक्कर मारनी है। तो ये चैलेंजेस हैं जिस तरीके से जाफरी साहब ने जिक्र किया है कि हमारे बाकी सिस्टम्स जो हैं, टॉल जो कट होना है, जो कस्टम होना है, वो अभी तक तो दे आर रूडिमेंट्री। सो इट मे बी अ टॉल ऑर्डर अनलेस द कंप्लीट सिस्टम इज इन सिंक कि इस किस्म का हम कोई चीज विजुलाइज कर सकें। थैंक यू। Sir, can I Yeah, have a nothing. comment on it? Just a quick comment. Actually, that's a great point. This is actually a big debate in the US as well. Thank you for raising that. So, for example, I think there's two schools of thought. I actually don't know what the right answer is. One school of thought is exactly basically infrastructure supporting self-driving. So, Google, that's actually jo aapne approach diya, that's Google's approach. And Google is a smart company. Actually, the first self-driving car in the world, Stanley, Sebastian Thrun's startup, they actually, they became the Google self-driving project, right? So that's Waymo. So that's a valid point. They use LiDAR and all these things that you talked about. The second school of thought, and again, I don't know what the right answer is. I'm not debating this. I'm not an expert on self-driving, by the way. The second school of thought is the Elon Musk or Tesla school of thought, which is humans jo hote hain na, are pretty good drivers today, and humans drive cars using two cameras. They're in the middle of your face, right? And they're actually two pretty bad cameras if you think about it. At least in my case, anak bhi lagi hai in do camera ko. Or these two cameras move very slowly. ये जो gimbal पे लगे हुए ना, ये मेरी जो गर्दन है, ये gimbal ये बड़ी slow move करती है. So these are two pretty poor resolution cameras on a very slow gimbal, and humans are actually able to drive pretty well. So if you have a car with 8 cameras and 4K resolution, then it's actually, that's the Elon Musk school of thought, that you actually don't need any of that. You don't need LiDAR, you don't need infrastructure, anything like that. I think, like all good things in the world, the truth is probably somewhere in the middle. Both extremes are probably not right. But I think in the long term, mujhe timeline ka nahi pata. In the long term, let's say 20 years from now or 10 years from now, I think the Elon Musk argument is right, because it makes sense, right? Like humans can drive with 2 pretty poor cameras on a pretty slow gimbal. So put 8 cameras on a car and you're done, right? That's all you need. Like it's proven every day, millions of billions of miles driven, that cameras are sufficient to drive on, even in Raja Bazar. So, but is it possible today? No, it's not, right? So that's why I was talking about highways as being possible today. And not even, by the way, highways in general, just very specific highways, maybe with some infrastructure support, maybe with clearly drawn lane lines, etc. And even like the convoy scenario, which is, the lead truck actually has a human in it, and then the rest of the trucks are following. So it's a very, let's say, a scoped version of the broader scenario. But it's certainly, like I said, I mean, it's already happening in the US. Like the Nikola IPO was last week. And Convoy bhi ek company is Seattle based. You folks can read about that as well. So again, this is in the context of CPEC. I don't really know. I mean, if somebody asked me, I would just say build rail lines in Pakistan, which is not a machine learning problem. I think, yeah, self-driving cars will be real. I mean, I personally consider it a solved problem. It's just an engineering problem to deploy it. It's not a question at this point anymore. It's already happening. It's just a question of ye jo details hai कि insurance कौन pay करेगा और highway पे पहले चलेगी या राजा बाजार में बाद चलेगी. I mean, this stuff will get compare करें. Internet existed 20 years ago, but वो dial up पे था, modem पे था. Nobody doubted the internet would exist, but it just got better over time. So I think the technical problems are solved. It's just an engineering deployment problem. That's my opinion. And again, but this is not my field. My field is actually natural language. So, मगर हाँ, आपकी तरह हम भी, I'm a bit of a Tesla fan too. So I think that's showing. Can I say something, sir, in this part? जी काशिफ भाई को सवाल करना चाहेंगे आप? मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस मेजर साहब के सवाल जो है, जनरल साहब के सवाल के हवाले से. बेसिकली जो ये बात की है ना तकी साहब ने कि would be having 8 cameras instead 2 cameras. So that thing I could say is really I could endorse that, because अभी पता क्या है कि अभी एक
ऑयल टैंकर मूव करता है कराची से और महमूद कोट आता है पार्को रिफाइनरी, या पार्को रिफाइनरी से महमूद कोट से जाता है कराची, तो उस ऑयल टैंकर में ऑयल का लेवल कितना है और उसके अंदर मॉइस्चर कितना है और उसके ऊपर से जो उसकी अपना मूवमेंट है कि इसके हवाले से कह लें कि आरपीएम कितने हैं और कितने माइल्स जा चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम डाटा में कम्युनिकेट हो रही है सर्वर्स को। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से कम्युनिकेट हो रही है तो सेंसर्स का डिप्लॉय करना मेनली मैं समझता हूँ कि वो कंस्ट्रेंट हो सकता है। रोड्स पे मार्किंग की हवाले से मैं नहीं समझता एज ए नेसेसिटी कि वहाँ पर हम कहें कि जी रोड पे मार्किंग होना या सेंसर्स का लगना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब आपने इस पे कैमराज लगा दिए और उसको आपने डिस्टेंस फीड कर दिया कि इतने रोड से अगर डी ट्रैक होना है तो इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर मूव करना है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करना। और उसके अलावा भी फिर रियल टाइम डाटा हमारे पास आ रहा है कि कैमरा जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो ड्राइव हो रही है वो किस सिम जा रही है और आगे से आने वाली ट्रैफिक कितने डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इट कुड बी एड्रेस इजीली बाय प्रोग्राम। तो मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ है कि इसको थ्रू कैमरा ही ड्राइव किया जा सकता है और बड़ा इजीली ये मैनेजेबल है। अभी कुछ सीमेंस ने कुछ डिवाइस बनाई है, जस्ट बीन देयर इन मुल्तान ऑलमोस्ट 2 weeks बैक, आई सॉ सम डिवाइसेस। तो ये जो ट्रैकिंग पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज़ हो रही हैं, इस प्रोग्रामेबल मॉड्यूल्स हैं, EEPROM लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं देख रहा हूँ कि अगर गाड़ियाँ रोड्स पर आएँ तो इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक टीम काम कर रही है IoT में, उसमें डॉक्टर सुधा है अमेरिका में, वो स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर हैं। उनसे हम एक अभी इस तरह की वेबिनार में बात कर रहे थे, तो वो एक्सपर्ट हैं ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर। तो मे बी मैं नेक्स्ट टाइम डिबेट में उनको भी लाऊंगा। उनका कहना ये है कि 5 साल के बाद US में ह्यूमन बींग से गाड़ी चलाना जो है वो इलीगल है। ह्यूमन बींग कांट ड्राइव द कार्स, दे कांट ड्राइव द कार्स। आजकल आप घोड़ा रोड पे नहीं चला सकते। जोक्स असाइड, इट्स डेंजरस, राइट? तो दैट्स द पॉइंट, राइट? यहाँ पे तो बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं, पाकिस्तान में बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। Actually, I have to go, so I'll just say one more thing. Thank you. Sorry, I have a meeting. Sorry, these sessions are very interesting, by the way. It's just they're in the middle of the workday for me, so it's kind of. But I would love to attend more of these. Thank you for joining. Of course, this is a fascinating thing. It was all effort of Rabia. No, thank you. She just cut a cake also. I appreciate it. So thank you. The last thing I'll say, just because there are a lot of people watching, so if I may just suggest something, there's actually a cheese which I think is only being noticed here in the US now. I'll try to send a Rabia link to share with this audience later. Usko कहते हैं software 2.0. Just think about it this way. कि एक ज़माना था जब प्रोग्रामिंग करते थे लोग, right? आजकल भी करते हैं लोग और करते रहेंगे, हम लोग भी काफी हद तक करते हैं। मगर जिस तरह ये बात कर रहे थे ना काशिफ साहब अभी के सेंसर्स लगाए जाए, which is great by the way, I completely agree. That's the IoT revolution is real, right? It's अभी वो complete भी नहीं हुई। फिर उसकी आप प्रोग्रामिंग करें कि वो इस सिचुएशन में ये करे, जो प्रोग्रामर्स बैठे हैं उनको पता है कि if else स्टेटमेंट लिखें, whatever, right? So ये I mean इस पे पूरी दुनिया खड़ी है आजकल। I mean the entire internet is based on programming skill. मगर जो लोग engineers हैं उनको पता है कि that becomes a problem. Of maintaining the program, and as the program gets more and more complicated, हम नादरा वालों से पूछें कि उनके rules कितने complicated होंगे उनकी database में पीछे, right? जाफरी साहब बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पहले database systems पे काम किया। ये rules and logic बनाते हैं ना, जब program ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, ये शुरू में तो बड़ी आसान होती करनी, over time इसको maintain करना बड़ा मुश्किल होता है, right? And as these systems get complicated, you end up playing whack-a-mole with bugs. अमेरिका में एक टर्म है whack-a-mole, right? एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी चीज ठीक करते हैं तो पहली ठीक खराब हो जाती है, right? तो there's this concept being introduced now called software 2.0. This was a term introduced by Andrej Karpathy. He's the director of, actually we're talking about Tesla, not to make this a Tesla talk. What I'm saying now right now has nothing to do with self-driving. But the point is that in the future, you won't write programs like this. You will write programs by showing the machine a lot of examples of what you want it to do. Show a lot of, which is what modern machine learning is, if you think about it, right? Okay,
you show the machine a lot of examples of bhai ye ho to yani ke just copy a human, for example, right? That's how self-driving cars are being programmed, by copying humans. Yeah, in the context of a business process, jis truck ki baat kar rahe the Kashif sahab ke, just put a lot of sensors on a lot of trucks and just let the machine observe how humans deal with a low pressure in an oil tank or something like that, right? And then rather than a human writing the program, the machine writes the program. So in a way, you're still programming the machine. You're just not programming it in C# or Python or anything like that. You're programming it by example, right? I mean, it's just a different way of programming. So isko kehte hain software 2.0. I mean, literally, this is what the term for it is. Okay, the way of writing software is changing over time. Now, of course, you still need to program a fair bit, right? And a machine learning system bhi to koi likhta hai na. Magar, I think in the future, not everybody will have to be a programmer, right? Like in the traditional sense, mera khayal se. I think people will need to understand how machines learn, and everybody will essentially become a teacher of AI, right? And AI will become, like, for example, one of the things that Dokigami does is we learn very quickly and very fast. You don't need to spend millions of hours training Dokigami, right? You can teach us in 30 minutes. So that's all I would say is, honestly, I think you'll hear more about this over the next few years. And I'll send a link about it's a pretty technical talk by Andre Karpathy, but you know, some people might find it fascinating. Usme ye, by the way, self-driving ki bade jokes hain. He talks about, okay, I thought it would be easy to just detect a stop sign with a camera, right? Like, I mean, stop sign एक well-known चीज होती है, अमेरिका में रेड सा होता है, किसी ने देखा है? वो उसने फिर इतनी एग्जांपल्स दिखाई कि आप हंसना शुरू कर देंगे कि स्टॉप साइन भी अमेरिका जैसी स्टैंडर्डाइज्ड जगह पे कितनी वेरिएशंस के होते हैं. कोई स्टॉप साइन पे कवा बैठा है, किसी स्टॉप साइन के ऊपर किसी ने कोई टेप लगा दी है, किसी ने कोई गार्बेज बैग डाल दिया है, कोई बंदा लेके खड़ा हुआ है स्टॉप साइन, कोई बंदा लेके खड़ा है मगर उसने उल्टा पकड़ा हुआ है, राइट? कोई स्टॉप साइन वो होता है ना, वो जो बैरियर होता है उसके ऊपर लगा हुआ है, राइट? तो द पॉइंट इज के a human can never catch all those things, right? So you have to program it by example. It's actually a pretty funny talk. So anyway, I'll just leave on that note. Thank you, Taki. These things sound impossible today, but I don't think will be impossible in the future. I mean, this is very close to being. Thank you, Taki. Thank you very much. Sir, I have a comment on CPEC. जी प्लीज. सर, आपने क्वेश्चन ये किया था कि CPEC और जो चाइनीज रिलेशनशिप है उसके साथ पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से क्या काम पॉसिबली हो सकता है या हो रहा है. तो मैं थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ. 2015 में चाइना ने एक अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक यूनिट बनाया था विच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स. तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का जो काम है वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है और स्पेस वॉरफेयर है. 2015 के बाद 2016, 17, 18 में हमने जितने एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स को स्टडी किया है उसमें कई एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स चाइना की तरफ एट्रीब्यूट होते हैं और उनकी जो अटैक मेथोडोलॉजी है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. अब इसको मैं लिंक करूंगा पिछले कुछ सालों से चाइना और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज हैं ये आपस में इंटरऑपरेबिलिटी को बड़ी तेजी से मेंटेन कर रही हैं. मतलब इसका ये है कि एक सेम प्लेटफॉर्म के साथ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रेनिंग और सिमिलर कमांड एंड कंट्रोल के तहत ये अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रही हैं ताकि जो जहाँ पे अभी जो डिस्प्यूटेड एरिया लद्दाख का और ऊपर सियाचिन वगैरह इस साइड पे जो CPEC में गुजरना है उस एरिया को सिक्योर किया जा सके. उस पर्पस के लिए चाइनीज जो है बड़ी तेजी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ. तो पिछले साल भी एक चाइनीज जनरल पाकिस्तान आए थे जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा था. वो एक बड़े टॉप लेवल के जनरल थे जो कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की भी कमांड कर रहे थे. तो अगर उसके बाद अब दूसरा ये है कि हमारी अगर आप मिलिट्री का थोड़ा सा विजन देखें, इस साल जो सुनने में आ रहा है 7वां SAP 2000 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स इंडक्ट कर रही है और जो SAP 2000 की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की है. तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह के हम एनालिसिस या प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करती है तो और वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को शेयर करती है पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, तो मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो पाकिस्तान में ज़रूर इंपोर्ट होगा फ्रॉम चाइना. क्योंकि जो अगली वॉर है जिसके लिए हमारा शायद जो एनिमी है वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर किया हुआ है और अगर वो इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा तो मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा. So I see the artificial intelligence stuff coming from Chinese military to Pakistani military. Thank you, sir.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन किसी को एंड करने से पहले? एनी क्वेश्चन? I think, sir, we have no more questions. Now, I would like to invite CEO Artificial Center Pakistan, Mr. Amar Jafri, to end this session and end this week for ending remarks. अजहर साहब सुन रहे हैं? अजहर साहब आवाज आ रही है आपको? अजहर साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैंने पूरा सुना है। अच्छा, आपके मैं क्विक कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। अजहर साहब मेरे पुराने साथी हैं जी, हर चीज के अंदर स्टैंडर्ड में बहुत काम कर रहे हैं। एक हमारा डोमेन भी था स्टैंडर्ड के ऊपर। सर आपने 5 दिन माशाल्लाह इसको देखा है, सुना है, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे प्रोफेशनल की जो फर्दर एफर्ट करें उस पर कैसे इंप्रूव करें चीजों को? जी हाँ, मैंने सारा सुना है। as far as careers are concerned, मेरी सिर्फ एक एडवाइस है यंगस्टर्स को कि आजकल टेक्नोलॉजी और सिनेरियो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि देयर मोटो शुड बी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. They should be continuously learning and unlearning and relearning new technologies, new skills, वरना they'll have no place in the world. एक चीज को पकड़ के उसमें स्पेशलाइज करने से बात नहीं बनेगी. You have to keep on changing yourself as technology changes and as the market requirement changes. This is the only advice I can give to youngsters as far as the career in AI is concerned. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमर जी। जरा आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? आपका माइक जरा म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, राबिया का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर माई सेल्फ। आज भी पर्टिकुलरली जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिस तरीके से काशिफ साहब ने और जाफरी साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, आई थिंक दे वर क्वाइट एजुकेटेड फॉर मी, benefiting from this opportunity. Even my son benefited a lot because उसका future जो है that is with AI. He is proceeding to UK for masters in September, inshallah. So it has been a wonderful exercise. Thank you very much. I would like to extend my gratitude. रबिया आपका बहुत शुक्रिया। रबिया has been very passionate about it. नफीस का आपका बहुत शुक्रिया। अगर नफीस बैक एंड पे ना होते तो हमें बड़े मसले पेश आ जाते थे मेरा ख्याल है। तो बड़ी चीज़ों को कंट्रोल रखा नफीस ने। रबिया आपका शुक्रिया, तमाम पैनल्स का शुक्रिया। इंशाल्लाह रबिया अब आप एक पॉज देके 2-4 हफ्ते का फिर कोई एआई का आप सोचे क्या करना है, इन सब लोगों से मशवरा करें। मैं समझता हूँ एआई जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। कोविड-19 ने हमें कुछ सबक दे दिया है कि बजाय रात को ये टीवी पे अपना वक्त ज़ाया करने के, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं जनरल साहब पूरी नस्ल को ये कह रहा हूँ, जवान लोगों को, ये बंद करें टीवी घर के अपने, उन्हीं स्क्रीनों के ऊपर लगाएं इंटरनेट, मेरा ख्याल है वेबिनार्स करें, चीज़ें करें, बातें करें, चीज़ों पे अपने करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अभी आप जल्दी ये वर्चुअल केक खा के अपना आप अगले 2-3 हफ्ते का प्रोग्राम बनाए। सो गाड़ी एड्स ऑफ खुदा। थैंक यू वेरी मच। Thank you all. Thank you very much. Thank you. अल्लाह हाफिज़। या अमान अल्लाह।